हाउ रेडबस किल्ड इट्स कंपटीशन। आज रेडबस के थ्रू इंडिया में 8 करोड़ से ज़्यादा टिकट्स बुक किए जाते हैं। वहीं इंडिया में होने वाले ऑनलाइन टिकट में 75% मार्केट सिर्फ रेडबस का है। इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, पेरू जैसे 6 कंट्री में 1 लाख रूट पर ये काम करती है। और अगर इनका ग्रॉस मार्जिन वैल्यू देखें तो 2018 में $50 बिलियन का था और 2020 आते आते बढ़कर $57 बिलियन का हो गया। ये एक वीडियो आपके लिए पूरी स्टार्टअप गाइड है प्लानिंग और एग्जीक्यूट को समझने के लिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है फनिंदर सामा से, जो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में जॉब किया करते थे। अक्सर छुट्टियों में फनिंदर सामा बस लेके अपने घर जाया करते थे, लेकिन एक बार दिवालियों की छुट्टियों में इनको बस की टिकट कहीं नहीं मिली। ये एक ट्रैवल एजेंट के पास गए और वहाँ पे उन्होंने टिकट मांगा, लेकिन ट्रैवल एजेंट ने मना कर दिया और बोला कि आज बस का बुकिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए टिकट नहीं है। फिर ये दूसरे ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं। वहाँ पे उन्हें दूसरे ट्रैवल एजेंट ने भी मना कर दिया कि मेरे पास भी टिकट नहीं है। उसने उन्हें कहा कि किसी और के पास देख लो, शायद एक आध सीट आपको मिल जाए। ऐसे करके ये 8-10 ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं, पर उन्हें कहीं टिकट नहीं मिलता है। लौट के जब ये अपने रूम वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके सारे फ्रेंड्स अपने घर चले गए थे। और उसी रात फनिंदर सामा सोचते हैं कि अगर मैं एक और बुकिंग एजेंट के पास गया होता तो शायद मुझे टिकट मिल जाता। एक्चुअली ये पूरा गेम कैसे काम करता था कि जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उनके अंडर 4-5 बस ऑपरेटर्स होते हैं। तो वो ट्रैवल एजेंट उनको कॉल करके पूछता था कि तुम्हारे यहाँ टिकट है, तुम्हारे यहाँ टिकट है, तुम्हारे यहाँ टिकट है यहाँ। ये ऐसे ही ट्रेडिशनल मेथड से काम करते थे। फनिंदर सामा ने ये सब देख के एक चीज़ डिसाइड की कि इंडिया का जो ये टिकट बुकिंग का पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है। सब कुछ ओल्ड मेथड से चल रहा है। आज बस ड्राइवर को ये नहीं पता, आज बस ऑपरेटर को ये नहीं पता कि उसके पास जो सीट है वो कैसे बुक होगी, और ट्रैवल एजेंट को ये नहीं पता होता कि बस में कितनी सीट खाली है और कितनी बुक हो चुकी है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बड़ी कमी थी। ये सब देखकर उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो ये पूरे मॉड्यूल को एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाए। और इसके बाद फनिंदर सामा ने अपने रूममेट्स की ही एक अलग टीम बनाई। उसके साथ मिलकर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर को बनाने पे काम करना शुरू किया, जिसके चलते जो भी बस ऑपरेटर है और जो ट्रैवल एजेंट है, उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाया जा सके, एक ट्रांसपेरेंसी हो जाए। जैसे कि अगर बस में कोई सीट खाली है तो ट्रैवल एजेंट को तुरंत पता चल जाए। जब ये सिस्टम बना के वो बस ऑपरेटर और एजेंट के पास जाते हैं तो वो लोग उसे लेने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये सिस्टम उठाऊं और उसके साथ ही एक लैपटॉप रखूं, और ना ही मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। कोई भी इनका सिस्टम लेने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके बाद फनिंदर जब इसका सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं कि जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं और जितने बस ड्राइवर्स हैं, उन सभी को मैं एक कंप्यूटर को बाय करके दे दूं, और जो पैसा वहाँ से रिकवर होगा उससे मैं अपने बिजनेस को स्केल कर सकता हूँ। लेकिन यहीं पर उनको एक बड़ी बात समझ में आती है। कोई भी एक बस ऑपरेटर के पास एटलीस्ट 2 बस होती है, एक इनकमिंग के लिए और एक आउटगोइंग के लिए, और एक बस का एक्सपेंस करीब 1 करोड़ से ज़्यादा आता है। जो बस ऑपरेटर ने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं वो 20-30 हज़ार का एक कंप्यूटर नहीं ले सकता है। यहाँ उनको समझ में आता है कि प्रॉब्लम पैसों की नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है वैल्यू एडिशन की, क्योंकि उनका वैल्यू एडिशन तब होगा जब उनके पास सेल्स आएगी। चाहे बस ऑपरेटर हो या ट्रैवल एजेंट हो, जब उनके पास सेल्स आएगी तो वो सिस्टम ज़रूर खरीद लेंगे। और सेल्स कैसे आएगी? जब कस्टमर आएगा। नाउ दे न्यू कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कस्टमर को लेके आना, और यही से उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज करा और अपना पूरा का पूरा फोकस कस्टमर पे रखना शुरू करा।
अब यहाँ पे फनिंदर सामा ने रेड बस की शुरुआत करी। रेड बस एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम था जिससे कोई भी कस्टमर ऑनलाइन अपनी टिकट बुक कर सकता था। सबसे पहले इन्होंने अपना प्रोसेस पूरा मैनुअल रखा। जब कोई इन्हें टिकट बुक करने के लिए फ़ोन करता था तो ये बस ऑपरेटर को फ़ोन करके पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ कोई सीट खाली है। जब कोई सीट खाली रहती थी तो वो कस्टमर को कॉल करके कंफर्म करते थे। कस्टमर को बोलते थे कि सीट खाली है। ये वही सिस्टम था कि जो ट्रैवल एजेंट अब तक अप्लाई करते थे, लेकिन ट्रैवल एजेंट के यहाँ कस्टमर चल के आता था और इनके यहाँ कस्टमर अभी ऑनलाइन बुक कर रहा था। कुछ टाइम तक ऐसा ये कंटिन्यू करते रहे और ये कई वीसीज के पास गए फंडिंग के लिए, लेकिन सारे वीसीज ने इनको मना कर दिया। बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन बिल्कुल मैनुअल है, तुम इसको स्केल नहीं कर पाओगे। लेकिन ये उसकी पावर जानते थे कि हमारे पास कस्टमर बल्क में आ गया तो ट्रैवल एजेंट भी हमारा ही हो जाएगा और इसके चलते जो बस ऑपरेटर है वो भी हमारे साथ चलेगा। यहाँ पर जब इनके पास बहुत सारे बुकिंग्स आने शुरू हो गए तो ट्रैवल एजेंट भी सोचने लगे कि इनके पास इतने सारे बुकिंग्स आते कहाँ से हैं, इनके पास इतने सारे बुकिंग कैसे आने लगे। बस ऑपरेटर को भी लगा कि ये इतने सारे बुकिंग एक साथ देने लगे हैं, अब दोनों इनके पास आते हैं। अब यहाँ पे उन्हें समझ आया कि यह पूरा इकोसिस्टम है जिसमें कस्टमर भी है, बस ऑपरेटर भी है और इनके साथ साथ ट्रैवल एजेंट भी है। अगर इन तीनों के बीच अगर हमने ट्रांसपेरेंसी बना दी तो सारा सिस्टम ऑटो पायलट मोड पे चला जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बस ऑपरेटर्स के लिए एक लाइव सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया, बॉक्स नाम का। बॉक्स के थ्रू कोई भी ऑपरेटर देख सकता है कि कितनी सीटें बुक हैं और कितनी सीट खाली है। साथ साथ उन्होंने ट्रैवल एजेंट के लिए भी एक सीट सेलर बनाया जिससे कोई भी ट्रैवल एजेंट इन्हीं के थ्रू सीट बुक करे जिसका उनको कुछ प्रतिशत कमीशन मिल जाएगा। यहाँ कस्टमर के लिए भी इजी हो गया था क्योंकि वो रेड बस से बुकिंग करता था। बॉक्स सिस्टम भी बहुत इजी था बस ऑपरेटर के लिए और ट्रैवल एजेंट के लिए भी सीट सेलर आ चुका था। तो पूरा का पूरा सिस्टम अब ट्रांसपेरेंट हो गया था। अगर इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ट्रैवल एजेंट का काम इनको ख़त्म कर देना चाहिए था क्योंकि लोग इजीली यहाँ रेड बस से टिकट बुक करते थे और वो सीधा बस ऑपरेटर के पास जाता। इस सिस्टम में एक आदमी एक्स्ट्रा है तो अगर कोई भी स्टार्टअप होता तो यहाँ पर ट्रैवल एजेंट को बाहर कर ही देता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा गेम प्लान बनाया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो ट्रैवल एजेंट्स है वो इंडिया के कोने कोने में जाके बैठे हुए हैं और उस समय 2006-07 का टाइम था। बहुत कम ऐसे लोग थे जो ऑनलाइन टिकट्स बुक करते थे। तो अगर ये ट्रैवल एजेंट को भी अपना पार्टनर बना लेंगे तो रातों रात ये इंडिया के छोटे छोटे गांव और शहर में पहुंच जाएंगे और अगर ये उनको रिप्लेस करते हैं तो स्केल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो यही एक पावर होती है इकोसिस्टम को बनाने की। इन्होंने सबको साथ में लिया और सबको अपना पार्टनर बना लिया जिसके कारण रेड बस इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हो गई। अब इन्होंने एक और नीड को आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में ज़्यादातर बस ऑपरेटर एंड ट्रैवल एजेंट ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसके लिए इन्होंने कलर्स का यूज़ करना शुरू करा। यानी अगर पिंक कलर शो करता था तो इसका मतलब ये है कि वो सीट किसी वुमन ने बुक करी है। डिसेबल पर्सन के लिए अलग टाइप की टिकट है। अगर कोई ओल्ड जनरेशन के पीपल हैं तो उनके लिए अलग टाइप का कलर। अगर कोई टिकट बुक हो गई है तो उसे रेड कलर दिखा दिया। अगर कोई सीट वेकेंट है तो उसे ग्रीन कलर शो कर दिया। तो कलर्स की वजह से लोगों को समझना ईजी हो गया और जिसे सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता था वो भी इजीली कलर को देखकर बता देता था कि ग्रीन कलर शो कर रहा है मतलब कि इतनी सीटें खाली है। इसके बाद 2007 में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फंडिंग रेज किया। इसके बाद इन्होंने 2007 में काफ़ी ज़्यादा फंड जनरेट किया और इस वजह से इनका सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा था। और इसके बाद GoIbibo ने इस कंपनी को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया। और अब अगर हम इसका रेवेन्यू सिस्टम भी समझने की कोशिश करें तो ये लोग कई तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जो भी बस ऑपरेटर इनका सॉफ्टवेयर यूज़ करता है वो ईयरली इनको एक पर्टिकुलर अमाउंट देता है। जो भी ट्रैवल एजेंट इनके सिस्टम के थ्रू टिकट बुक करता है वो इनको 10 से 20% कमीशन देता है।
और तीसरा, अगर कस्टमर डायरेक्ट इनके थ्रू बुक करता है तो यहाँ पे इनको मेजर सम ऑफ प्रॉफिट होता है। और इसके साथ इन्होंने कई और सर्विसेज स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते गए हैं। अगर आप 2018 के इनकी ग्रॉस मार्जिन वैल्यू देखेंगे तो वो 50 बिलियन थी, जो बढ़ के 2020 में 57 बिलियन हो गया। अब रेडबस को एक्वायर करने के बाद गोआईबिबो यहीं पे नहीं रुका और इसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने कई ज़्यादा मुश्किलें देखी और उनको सॉल्व करने की कोशिश की। सबसे पहले इन्होंने रियलाइज़ किया कि कोई भी जब बस को बुक करता है और जब वो सीट पे जाता है तो अक्सर देखता है कि वहाँ पर गंदगी है, बस ड्राइवर जो है वो सही तरीके से बस नहीं चला रहा है, बस लेट चल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बस में नशा करके बैठ गए हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको दिखाई देती थी, जिसके चलते उन्होंने रिव्यूज़ और रेटिंग का सिस्टम शुरू कर दिया। अब कोई भी बस को आप रेट कर सकते हैं कि इनकी सर्विसेज कैसी है, या फिर कोई अपना कमेंट भी लिख सकता है, जिसके चलते बस ड्राइवर भी डिसिप्लिन में आएंगे, उसमें बैठने वाले लोग वो भी डिसिप्लिन में रहेंगे और ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने लगा। ये सेम सिस्टम आप अमेज़ॉन में भी देख सकते हैं। कोई भी कंपनी अगर फीडबैक सिस्टम कस्टमर से शुरू कर देती है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो तेज़ी से ग्रो करती है। और सेम चीज़ रेडबस के साथ हुई। सेकंड प्रॉब्लम इन्होंने आइडेंटिफाई करी कि कस्टमर को ट्रैकिंग की प्रॉब्लम थी। कस्टमर को ये नहीं पता था कि बस आखिर है कहाँ पे। जो बस के अंदर ट्रैवल करते हैं उनको रात में नहीं पता होता है कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, या फिर अगर कोई उनके फैमिली मेम्बर है जो उनका वेट कर रहे हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि बस कितने देर में वहाँ जाएगी। अगर बस कोई ख़राब रूट पे है जहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो वो उसको फ़ोन करके नहीं पूछ सकता है। तो इस चीज़ के चलते इन्होंने लाइव बस ट्रैकिंग का फीचर लॉन्च करा कि अगर आप बस में बैठे हो तो आप डायरेक्टली बस को ट्रैक कर सकते हो कि बस कहाँ पर है। इसके साथ ही इन्होंने एक और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा कि अक्सर लोग ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं और ट्रेन से उतरने के बाद दे हैव टू कैच अ बस। एज वी कैन सी कि इंडिया में लास्ट माइल डिलीवरी का प्रॉब्लम पहले से ही चल रहा है, जिसके चलते इन्होंने रेड रेल नाम की सर्विसेज लॉन्च करी, जिसके चलते आप अपने ट्रेन की टिकट भी बुक कर सकते हो और वहीं पर उसी ऐप से आप अपनी बस को भी बुक कर सकते हो, यानी कि आप पूरी ट्रैवल एक साथ कर सकते हो। इसके साथ साथ इन्होंने अब कैब की बुकिंग का भी फीचर शुरू कर दिया है, जिससे एक कस्टमर को अपने घर तक पहुंचने की सर्विसेज रेडबस से ही मिल सके। तो इस तरीके से यह पूरा मॉडल कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, इन सब चीज़ों से हम अपने बिजनेस के लिए क्या चीज़ सीख सकते हैं वो अब हम जानेंगे। सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर लोग इंडिया में यही सोचते हैं कि ये सब लोग 5-10 आइडिया एक साथ लेके बैठते हैं और सोचते हैं कि मैं किस पे स्टार्टअप शुरू करूं। लेकिन रेडबस की जर्नी से हमें ये समझना चाहिए कि फनिंदर सामा ने बैठ के सिर्फ सोचा ही नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से उस प्रॉब्लम को रियलाइज़ किया और अटैच किया और कनेक्ट किया। मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो बस की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं और वही उनका स्टार्टअप आइडिया बन गया। दूसरी जो बड़ी चीज़ है उसमें लोग सोचते हैं कि मैं टीम कैसे बनाऊं। इन्होंने अपने लाइक माइंडेड पीपल को ही अपनी टीम बना लिया, जैसे कि जो इनके रूममेट्स थे वही इनकी टीम बन चुके थे। दूसरा हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखे तो वैल्यू प्रपोजिशन का एक बहुत बड़ा फंडा है। अगर आप सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो तुरंत बिक जाता है। जब तक ये वैल्यू नहीं ऐड कर रहे थे बस एजेंट, बस ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट को, तब तक कोई इनका सिस्टम लेने को रेडी नहीं था। जहाँ इनके लिए वैल्यू आ गया, वैल्यू मतलब सेल्स मतलब कस्टमर, जहाँ कस्टमर आया वहीं पर बस ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट दोनों इनको खोजने लगे। तो अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं और अगर आपको खुद अपने कस्टमर तक चल के जाना पड़ता है तो आप कहीं कुछ गलती कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट में कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जिससे कस्टमर खुद आपको खोज के आए।
तब जाके आप एक सक्सेस स्टार्टअप चला सकते हैं। So, I hope you guys like this case study. Stay tuned for the next one. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे करो नाउ।